नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता चौहान और आज हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र मीणा और हम आज इनसे बात करेंगे जो भी यूजीसी नियम जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं उनके विरोध में जो एससी ने अभी स्टे लगाया है उसके संबंध में। सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे आंदोलन के बारे में जो भी बताएंगे? देखिए ये यूजीसी की गाइडलाइंस थी, जो कैंपसेज़ में जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये गाइडलाइंस आई थी। ये गाइडलाइंस में पहली दफ़ा हमने देखा कि एसटी, एससी के साथ-साथ ओबीसी के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उसे जो है स्वीकार करते हुए उस गाइडलाइंस का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट जो है मीडिया के द्वारा जो जिसे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा क्रिएट किया गया और वो माहौल बना करके सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव डाल करके, सरकार पे एक दबाव डाल करके उस यूजीसी नोटिफ़िकेशन पर जो है रोक लगा दी गई। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जब कभी भी इस देश में गैर-बराबरी को ख़त्म करने के लिए, जो हिंसा होती है उसे रोकने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के लिए जब कभी भी किसी तरीके के प्रयास किए जाते हैं, तो उस प्रयास को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के या कुछ खास लोगों के खिलाफ में है या खास लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जबकि हम लोग देखते आ रहे हैं हज़ारों सालों से जाति के नाम पर जो भेदभाव है, वो इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी के साथ में होता आ रहा है, वो किसी अपर कास्ट के साथ में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हुआ। तो ये जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए थी, लेकिन एक माहौल बना करके इस रेगुलेशंस को रोक दिया गया और इसीलिए इस तरीके से आप देखेंगे तो देश भर के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो एक बार फिर से इस रेगुलेशंस को वापस लाने के लिए और बेहतर तरीके से लागू करते हुए कि भाई अब फिर से जब रेगुलेशंस आए तो वो केवल रेगुलेशन की शक्ल में ना आए, वो पार्लियामेंट्री एक्ट की शक्ल में आए और वो केवल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर ना करें, वो इस देश के जो आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जितने भी संस्थान इस देश में मौजूद हैं, उन तमाम संस्थानों को कवर करते हुए एक ऑर्डिनेंस, एक एक्ट जो है पार्लियामेंट की तरफ से आना चाहिए, जिसमें कि एसटी, एससी के, ओबीसी के साथ में महिला और दिव्यांगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके और इसीलिए ये एक आंदोलन जो है आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें देश भर के छात्र संगठनों को, छात्र संघ के पदाधिकारियों को और उसके साथ-साथ जो इस देश का बुद्धिजीवी तबका है, सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं, उनको मिला करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और एक ब्रॉडर यूनिटी बना करके कि कैसे हम इस देश में बेहतर गाइडलाइंस ला सकते हैं, बेहतर रेगुलेशंस ला सकते हैं और जाति को खत्म कर सकते हैं और उसी के लिए ये सब मुहिम सर शुरू मेरा हुई है। एक सवाल ये भी रहेगा कि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं तो आप अपने कोई निजी अनुभव शेयर कर सकते हैं जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए मैं आपको बताऊँ तो 2 एक ख़ास अनुभव है। एक तो ये कि जब मैं बीएचयू में मास्टर्स के दिनों में पढ़ता था, तो एक चीज़ आप देखेंगे कि बनारस और उस पूरे उधर के हिस्से में एक है कि ख़ास करके एसटी, एससी, ओबीसी के जो बच्चे होते हैं, उनके नाम को जो है बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। वो पब्लिकली डिफेम करने की कोशिश की जाती है। ज वहीं दूसरी तरफ अगर अपर कास्ट कोई व्यक्ति है तो उसके नाम को सम्मान के साथ या तो उसके साथ में जी लगाया जाएगा या साहिब लगा जाएगा या उसको सम्मानित तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई एसटी, एससी, ओबीसी का बच्चा आएगा तो उसे उसके नाम को बिगाड़ करके डिफेम करने की कोशिश होती है और दूसरा उसके ज़रिए एक चीज़ और मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भई बाकी के जो लोग हैं, वो भी उससे सचेत हो जाएँ कि ये किस तबके से आते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो एक बार मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब नौकरी कर रहा था, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, तो जब मैं एक जगह घर लेने के लिए गया था तो एक जैन साहब थे, उनसे जब मैंने पूछा कि भई मुझे मकान चाहिए रहने के लिए रेंट पर, तो पहले तो उन्हें मेरा नाम जब उन्होंने पूछा तो मैंने जितेंद्र बताया तो उन्होंने हाँ कर दिया और उन्हें लगा कि कोई उन्हीं के जैसा व्यक्ति होगा तो वो मान गए और उन्होंने फ्लैट दिखा दिया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब उन्हें मेरा आईडी कार्ड जो भी स्पेशली आधार कार्ड था वो माँगा कि भाई मैं फ़ोटोकॉपी करके रख लेता हूँ ताकि वेरिफ़िकेशन, तो फ़ोटोकॉपी करने के साथ ही फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ फैमिली में पूछ करके बताऊँगा कि मतलब मुझे फ्लैट देना है कि नहीं देना है। और उन्होंने फिर मेरा आईडी कार्ड जो है, आधार कार्ड जो है वो रिटर्न कर दिया। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जो है जो ब्रोकर था जो रूम दिलाने के लिए ले गया था, उसने बताया कि वो आपका नाम देख कर सरनेम देख कर के एक्चुअली में उसको लगा कि उसे ये घर नहीं देना चाहिए और उसने नहीं दिया। तो ये सिर्फ़ ऐसे वाक़यात हैं जो आपको सामान्य तौर पे कैंपस में भी देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरी एक पीएचडी की थीसिस जो मैंने सबमिट की थी 2017 में, उसको वाइवा होते-होते 3 साल गुज़र गए। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हैं जो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों के साथ
अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं। तो ये बहुत कुछ निजी अनुभव है जो हमने अपने लाइफ में जो है फेस किए। जी। और सर ये जो जनरल कैटेगरी वाले जो मतलब इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से भ्रमित हैं कि ये यूजीसी के नियम हम लोगों के खिलाफ हैं, अगर आप उनको कुछ लाइंस में समझाना चाहें ये नियम क्या हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नियम किसी के खिलाफ में नहीं है। जैसे कि महिलाओं के हकों के लिए जब कोई बात आती है, कोई कानून आता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए जब कानून आता है, तो वो पुरुषों के खिलाफ में नहीं होता है। उसी तरीके से कहीं अगर चोरी को रोकने के लिए कोई कानून आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आम जनमानस को परेशान करने के लिए। वैसे ही ये जो गाइडलाइंस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। जो कैंपस में जो जातिवाद हो रहा है, जो हिंसाएं हो रही हैं, उसे रोकने के लिए है। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी को जो है विलेन बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि ये कैंपस में जो जातिवाद हो रहा है, उसे रोकने के लिए, बराबरी के लिए, संविधान के जो मूल्य हैं उनको लागू करने के लिए। जी। सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टे लगाया है यूजीसी के नियमों पर और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आंदोलन के बारे में बताया गया, आप उस पर क्या कहेंगे? जो आंदोलन है वो कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, जो 13 फरवरी की आपने डेट बताई है? एक ऐसा रेगुलेशन जो ज़रूरी था इस देश के लिए, जो विश्वविद्यालय में समता स्थापित करता, जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन वो भारत सरकार की साजिश की भेंट चढ़ गया। इसलिए हम इसके विरोध में खड़े हैं। इस देश भर के कैंपस कास्ट न्यूट्रल होने चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। किसी भी किस्म के भेदभाव को, अगर वो आपके सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो उसको और सख्त नियम, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इससे अपने आप देश भर में जो समता को पसंद करने वाले लोग थे वो सड़क पर उतर गए, समता समिति, समता प्रावधान के पक्ष में। ये हमने बुलाया आंदोलन नहीं था, हम तो ये बस समझा रहे थे लोगों को कि ये क्या गलत हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं अभी पीछे हूँ, आंदोलन आगे निकल गया। देश भर के कैंपस में समता को मानने वाले लोग, हर दिन कोई न कोई ऐसा जरूर हो रहा है जिस दिन वो लोग सड़क पर उतर के ये मांग न कर रहे हो कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 वापस लाओ और सख्ती से लाओ और अच्छा बना कर ले आओ और देश भर के कैंपस को डिस्क्रिमिनेशन रोको। यहाँ जो आज मीटिंग हुई, कुछ लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की कि देश भर में जो इतने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने स्टूडेंट यूनियन हैं और कुछ बुद्धिजीवी लोग, सब मिल करके कोऑर्डिनेशन बना लें। आंदोलन अपने आप चल रहा है, अपने आप चलेगा, न एक संगठन से चल रहा है, न एक संगठन से रुकेगा। और समता के मांग को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि उसमें कोऑर्डिनेशन बन जाए, और ऐसे और भी तमाम प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम सब में शामिल रहेंगे ताकि एक बड़ी अच्छी और ज़रूरी मांग कामयाब हो सके। और सर दूसरा सवाल ये है कि अगर भविष्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो स्टे लगाया है और 19 मार्च की जो डेट दी है, अगर उसके बाद भी ये स्टे जारी रहता है और 2012 के जो नियम हैं वही लागू मतलब जारी रहेंगे, तो उस पर क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? मुझे उम्मीद है कि जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, वे लोग जो मांग कर रहे हैं, वे मांग जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक तो वो लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लड़ना भी चाहिए। असल में जो सबसे मूल सवाल है कि जो समिति है उसकी ज़रूरत है, ये तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं ना। और कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ के लिए अलग एक कमेटी होनी चाहिए, वुमेन के लिए अलग हो, बाकी चीज़ों के लिए एक अलग डिसिप्लिनरी कमेटी बना दीजिए। कैंपस के किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, लेकिन अगर SC ST OBC के साथ भेदभाव ज़्यादा हो रहा है और कई तरह का हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए तो एक कमेटी चाहिए ना। अगर वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बनने दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से लोग पूछेंगे तुम्हारे यहाँ कितने SC ST OBC हैं। प्रोफेसर जब नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, तो कोर्ट में जज भी तो नहीं है, तो आपको फील नहीं हो रहा है। हो सकता है मांग होने लगेगी तुम्हारे यहाँ रिजर्वेशन करो, मीडिया में नहीं है इसलिए मीडिया ने, आप लोग दिखा रहे हो। इस देश की टेलीविजन चैनल ने 5 लोग खड़े थे तो 500 बना करके ये दिखाया कि यूजीसी रेगुलेशन का विरोध देश भर कर रहा है। अब तो हजारों लोग सड़क पे हैं, 5 आदमी भी उन्हें नजर नहीं आ रहे। ये दिखा रहा है कि एक हेजमनी बनी हुई है एक अपर कास्ट की। अगर वो बात लोगों तक चली गई है तो लोग तो लड़ेंगे, और लोग यह सवाल करेंगे कि अगर कोर्ट नहीं रखे, कोर्ट ने EWS रिजर्वेशन क्यों नहीं रोका, कोर्ट ने SIR की सुनवाई क्यों नहीं रोकी, कोर्ट ने प्रावधान, कोर्ट वही क्यों रोक देता है जो SC ST OBC के हक में कोई चीज़ जा रही होती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं, वो लड़ेंगे आगे।